एवरीवन, माई सेल्फ अनिश पटेल। और लास्ट लेक्चर में हमने सेल्यूलर इवेंट्स ऑफ एक्यूट इन्फ्लामेशन डिस्कस किए थे। आज उसका लास्ट स्टेप है किलिंग, उस पर हम फोकस करेंगे। देखो, किलिंग दो टाइप से हो सकती है। एक सबसे पहली है ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट किलिंग और दूसरी है ऑक्सीजन डिपेंडेंट किलिंग। लास्ट वीडियो में देखा था फेगोसाइटोसिस के बाद फेगोजोम का फॉर्मेशन हो गया था। अब फेगोसाइट के अंदर है एंटीजन, तो अब उसको सिर्फ किल करना है हमें। तो किल सबसे पहले देखो ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट किलिंग देख लेते हैं। यहाँ पर ऑक्सीजन को यूज नहीं करना है हमें, तो ऑक्सीजन के बदले क्या यूज कर सकते हैं? एंजाइम्स यूज कर सकते हैं। और एंजाइम्स कहाँ पर प्रेजेंट होगी? लाइसोसोम में प्रेजेंट होगी। ठीक है, एज सिंपल एज दैट। देखो, लाइसोसोम क्या करेगा? फेगोसोम की तरफ मूव करेगा और अपने सारे के सारे हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स हो गए वो फेगोसोम को दे देगा, जिसकी वजह से एंटीजन है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। लाइसोसोमल एंजाइम्स मतलब लाइसोसोम और फेगोसोम, इन दोनों का फ्यूजन हो गया, इसको बोलेंगे फेगोलाइसोसोम। और फेगोलाइसोसोम है, इसका फॉर्मेशन में एक जीन हेल्प करता है जिसे हम लिस्ट जीन बोलते हैं। लिस्ट जीन क्या करेगा? हेल्प करेगा फॉर्मेशन और फ्यूजन ऑफ फेगोलाइसोसोम, मतलब लाइसोसोम का फ्यूजन को इनहेंस करेगा, जिसकी वजह से फेगोलाइसोसोम का फॉर्मेशन हो पाएगा। अब देखो, लाइसोसोमल एंजाइम्स है वो लाइसोसोम में कहाँ प्रेजेंट है? ये ग्रेन्यूल्स में प्रेजेंट है, न्यूट्रोफिल्स के। ठीक है, लाइसोसोमल एंजाइम्स है वो ग्रेन्यूल्स में प्रेजेंट है, न्यूट्रोफिल्स के या फेगोसाइट के। तो देखो, इसका मैकेनिज्म तो इतना ही था कि फेगोसाइट में जो लाइसोसोम प्रेजेंट है वो फेगोसोम के साथ बाइंड करके फेगोलाइसोसोम का फॉर्मेशन कर देगा और वो लिस्ट जीन उसकी हेल्प करेगा उसमें। अब आगे एंजाइम्स के नाम याद रखने हैं, वो आप इजीली याद रख लोगे। ठीक है, देखो थोड़ी बहुत मेहनत कर लेना ये नाम याद रखने में। देखो, ग्रेन्यूल्स दो टाइप के होते हैं, एक प्राइमरी ग्रेन्यूल्स और दूसरे सेकेंडरी ग्रेन्यूल्स। प्राइमरी ग्रेन्यूल्स है वो ब्लू कलर के होते हैं और लार्जर होते हैं, और इसको हम एज्यूरोफिलिक भी बोलते हैं। वहीं पर सेकेंडरी ग्रेन्यूल्स होते हैं वो पिंक कलर के होते हैं, स्मॉलर होते हैं और स्पेसिफिक होते हैं। देखो, ये एक न्यूट्रोफिल ड्रॉक है, इसमें ये जो लार्ज ब्लू कलर के ग्रेन्यूल्स है वो प्राइमरी है और स्मॉलर पिंक कलर के है वो सेकेंडरी है। देखो, प्राइमरी ग्रेन्यूल्स का काम क्या है, या फिर एजिरोफिलिक ग्रेन्यूल्स का काम क्या है? वो किल करने में हेल्प करते हैं। जो भी फेगोलाइसोसोम का फॉर्मेशन हुआ है उसमें जो भी एंजाइम्स रिलीज करेंगे वो मेनली किलिंग टाइप वाली होंगी। तो सबसे पहले है माइलोपेरोक्सीडेस, एमपीओ जिसको बोलते हैं शॉर्ट में। फिर डिफेंसिन्स, लाइसोसोम और लाइसोजाइम और न्यूट्रल प्रोटीएज। न्यूट्रल प्रोटीएज भी तीन टाइप की होती है, उसको ऐसे न्यूमोनिक है पीएनजी, ऐसे करके याद रख लेना। प्रोटीनेज 3 है, न्यूट्रो इलास्टेज है और कैथेप्सिन जी है। यहाँ पर ये ध्यान रखना, यहाँ पर एंडिंग में जी है, स्टार्टिंग में नहीं। ठीक है, ऐसे कंफ्यूज मत होना, पीएनजी करके याद रख लेना। प्रोटीनेज 3, न्यूट्रो इलास्टेज और कैथेप्सिन जी। एजिरोफिलिक एंजाइम्स के बारे में हो गया। अब देखो, सेकेंडरी जो स्पेसिफिक एंजाइम्स है वो किल नहीं करेंगे, वो ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करेंगे। तो मेनली कौन सी होगी? लेक्टोफेरिन होगी, ट्रांसकोबालामीन होगी और लाइसोजाइम होगी। देखो, लाइसोसोम है ना, लाइसोजाइम, ये दोनों में कॉमन है, प्राइमरी में भी होता है ये और सेकेंडरी में भी होता है। फिर अल्कलाइन फॉस्फेटेज है, कोलेजनेज है और जेलेटिनेज है। देखो, इतना ज़्यादा कुछ टफ नहीं है, आपको मैकेनिज्म मेनली पता होना चाहिए, और ये एंजाइम्स को एक दो बार पढ़ोगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? प्राइमरी ग्रेन्यूल्स है, सेकेंडरी ग्रेन्यूल्स है। प्राइमरी ब्लू कलर के होते हैं और लार्जर होते हैं, जिसे हम एजिरोफिलिक भी बोलते हैं। वहीं पर सेकेंडरी है वो स्पेसिफिक होते हैं और स्मॉलर होते हैं, और ये सिर्फ ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं। वहीं पर प्राइमरी है वो किल करने में हेल्प करते हैं। और थोड़े बहुत एग्जाम्पल इसके याद रख लेना एंजाइम्स के, तो आपको और ज़्यादा हेल्प होगी। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑक्सीजन डिपेंडेंट पाथवे की तरफ चलते हैं। देखो, ऑक्सीजन डिपेंडेंट पाथवे है ना, उसमें क्या होगा? ये फेगोसोम है, फेगोसाइट नहीं है, फेगोसोम है। उसमें O2 का इन्फ्लक्स होगा। ठीक है, देखो, ऑक्सीजन यहाँ पर आएगा और सुपर ऑक्साइड आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पर जो एंजाइम रोल प्ले करेगी वो है फेगोसाइटिक ऑक्सीडेस। फेगोसाइटिक ऑक्सीडेस की प्रेजेंस में ऑक्सीजन है वो सुपर ऑक्साइड आयन में कन्वर्ट हो गया, और ये फॉक्स जीन इसको प्रोमोट करेगा। इसको याद कैसे रखोगे? PHOX। देखो, फेगोसाइटिस से, फेगोसाइटिक से पीएच ले लो और ऑक्सीडेस से OX, फॉक्स जीन। और वहाँ पर ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट पाथवे में कौन सा जीन था? जल्दी जल्दी सोचो, लिस्ट जीन था। ठीक है, ऐसे याद रखना। फिर सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज है वो O2 माइनस को H2O2 में कन्वर्ट कर देगी। अब देखो, अब आगे का बहुत ही ईजी है।
इतना ध्यान रखो। पर ये एक बात ध्यान रखना, ये ऑक्सीजन का O2 माइनस सुपर ऑक्साइड आयन में जो कन्वर्जन है ये मेन स्टेप है। अगर ऑक्सीजन आएगा ही नहीं तो ऑक्सीजन डिपेंडेंट पाथवे चल ही नहीं सकता, इसलिए ये मेन स्टेप है। तो इसको हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी बर्स्ट या फिर O2 बर्स्ट, जिसकी वजह से ये पूरा आगे के स्टेप्स हो सकते हैं, इसलिए ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है। फिर देखो अब फेंटन्स रिएक्शन हो जाएगी, Fe2+ होगा, वो H2O2 के साथ कंबाइन होके क्या फॉर्म कर रहा था, Fe3+ और OH-। देखो सबसे पहला ये हमें फ्री रेडिकल तो मिल गया, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज एक तो मिल गई। अब दूसरी क्या होगी, परऑक्सीनाइट्राइल का फॉर्मेशन होगा ONOO- का। ये कैसे होगा, यहाँ पर नाइट्रिक ऑक्साइड चाहिए हमें। नाइट्रिक ऑक्साइड कहाँ से मिलेगा, आर्जिनिन है, वो सिट्रुलिन में कन्वर्ट होके नाइट्रिक ऑक्साइड देगा हमें, ठीक है, जिसकी वजह से वो परऑक्सीनाइट्राइल का फॉर्मेशन होगा। ये दूसरा रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज है। अब तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट, यहाँ पर माइलोपेरोक्सीडेज एंजाइम एक्ट करेगी और तो और हेलाइड भी एक्ट करेगी, जिसकी वजह से OCl- का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। हाइपोक्लोराइट आयन ये सबसे एफिशिएंट बैक्टीरिसाइडल इफेक्ट होता है, और ये यहाँ पर जो एंटीजन फेगोसोम में प्रेजेंट था इसको किल कर देगा, ठीक है। देखो यहाँ पर क्वेश्चन है मोस्ट एफिशिएंट बैक्टीरिसाइडल कौन है, तो OCl-। ये मैंने फ्री रेडिकल्स वाले वीडियो में भी अच्छे से डिस्कस किया था। और ये जो सिस्टम है पूरा ऑक्सीजन डिपेंडेंट पाथवे का, उसको क्या बोलेंगे, H2O2 MPO हैलाइड सिस्टम, ठीक है। ये दो चीज़ें याद रखना। देखो एक बार शॉर्ट में रिवाइज करते हैं। सबसे पहले क्या हुआ, O2 का इन्फ्लक्स हुआ फेगोसोम में, और O2 सुपर ऑक्साइड आयन में कन्वर्ट हो गया, और वो भी किस एंजाइम की प्रेजेंस में, फेगोसाइटिक ऑक्सीडेज। और कौन सा जीन इसको प्रोमोट करेगा, फॉक्स जीन। फिर सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेज के प्रेजेंट में सुपर ऑक्साइड आयन है वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर एक साइड फेंटन्स रिएक्शन चलेगी जो कि OH- का फॉर्मेशन करेगी, एक रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज बढ़ेगा, और तो और दूसरी तरफ नाइट्रिक ऑक्साइड की प्रेजेंस में परऑक्सीनाइट्राइल का फॉर्मेशन होगा। फिर सबसे मेन इंपॉर्टेंट OCl- का फॉर्मेशन होगा माइलोपेरोक्सीडेज एंजाइम की प्रेजेंस में, और OCl- है वो सबसे ज़्यादा एफिशिएंट बैक्टीरिसाइडल इफेक्ट है। और देखो यहाँ पर तीन रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज है, फ्री रेडिकल्स फॉर्म हो गए, तो अब एंटीजन बच सकता है, बिल्कुल नहीं बचेगा। एंटीजन को ये आराम से किल करते हैं, ठीक है। इसी के साथ किलिंग को भी कंप्लीट करते हैं। सातों के सातों जितने भी स्टेप्स थे इसमें क्या बोलते हैं सेल्यूलर इवेंट्स में, वो सारे कवर कर दिए। देखो एक बार एक्यूट इन्फ्लेमेशन को शॉर्ट में रिवाइज कर लो। सबसे पहले दो टाइप के इवेंट्स देखने को मिलेंगे। सबसे पहला है वेस्कुलर इवेंट्स और दूसरा है सेल्यूलर इवेंट्स। वेस्कुलर इवेंट्स में मेनली दो इवेंट है, एक है वेजोडाइलेशन और दूसरी है इंक्रीज इन वेस्कुलर परमिएबिलिटी, जिसकी वजह से ब्लड में स्टेसिस देखने को मिलेगा, और उसकी वजह से अब सेल्यूलर इवेंट स्टार्ट हो जाएंगे। सेल्यूलर इवेंट्स टोटल 7 टाइप के हैं। सबसे पहला है मार्जिनेशन, जिसका रीजन है स्टेसिस। फिर दूसरा है रोलिंग। रोलिंग इंटरेक्शंस होते हैं WBCs में और एंडोथेलियल सेल्स में, जिसकी वजह से रोलिंग देखने को मिलती है। और क्या क्या मॉलिक्यूल्स होते हैं वो मैंने लास्ट लेक्चर में बहुत ही ज़्यादा डिटेल में कवर कर दी है। फिर नेक्स्ट स्टेप है एडेशन। एडेशन में ये जो इंटरेक्शंस थे WBCs और क्या बोलते हैं एंडोथेलियल सेल्स में, वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट स्टेप है डायापेडेसिस। डायापेडेसिस में WBCs ब्लड वेसल्स में से बाहर लीक आउट करेगा। फिर फिफ्थ स्टेप है कीमोटैक्सिस, एक यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट होगी न्यूट्रोफिल की टुवर्ड्स फिक्स स्टिमुलाई। उसके बाद होगा फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस के अलग 3 स्टेप है। सबसे पहला स्टेप है रिकॉग्निशन और अटैचमेंट। नॉन सेल्फ एंटीजन्स को वो रिकॉग्नाइज करके अपने सरफेस पे रिसेप्टर्स के थ्रू अटैच कर लेगा। फिर स्टेप 2 है ऑप्सोनाइजेशन का। मैंने समोसा वाला एग्जांपल दिया था कि कोटिंग की जाएगी समोसा की ताकि उसका टेस्ट इंक्रीज हो, वैसे ही एंटीजन की कोटिंग की जाएगी ताकि उसकी फेगोसाइटिक एफिशिएंसी इंक्रीज हो। और फिर लास्ट थर्ड स्टेप है एनगल्फमेंट। फेगोसाइटोसिस के ये 3 स्टेप हुए। फिर लास्ट स्टेप है सेल्यूलर इवेंट्स में किलिंग। किलिंग भी 2 टाइप की हो सकती है, एक ऑक्सीजन डिपेंडेंट और एक ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट। ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट है, उसमें ऑक्सीजन के बदले हम एंजाइम्स यूज करते हैं, और ऑक्सीजन डिपेंडेंट में ऑक्सीजन यूज करते हैं। ऑक्सीजन डिपेंडेंट में 2 मेन इंपॉर्टेंट MCQ आते हैं कि मोस्ट इफिशिएंट बैक्टीरिसाइडल एजेंट कौन है। ये तो पैथो में तो आएगा ही आएगा, साथ साथ में माइक्रो में भी आ जाएगा ये क्वेश्चन, OCl-। ठीक है,
और जो सिस्टम होती है ऑक्सीजन डिपेंडेंट पाथवे की, उसको बोलते हैं H2O MPO हेलाइड सिस्टम। ठीक है, इतना ही था। देखो फाइनली एक्यूट इन्फ्लेमेशन बहुत बड़ा टॉपिक था, मैंने ट्राई किया है आपको आसानी से समझ में आ जाए और ज़्यादा टाइम भी ना लगे वैसे कवर कर दूँ, और मैं काफ़ी उसमें सक्सेसफुल भी रहा हूँ। तो आप इसको एक बार रिवाइज करना मत भूलना, ये वो चीज़ें बहुत ही वॉलेटाइल है, अगर आपने थोड़ा सा भी इसमें डील छोड़ दी तो आप भूल जाओगे। इसको रिवाइज भी कर लेना, ठीक है, याद से। नेक्स्ट लेक्चर में हम मोस्ट प्रोबेबली मीडिएटर्स ऑफ एक्यूट इन्फ्लेमेशन की तरफ चलेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।